नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स क्लास की बात करेंगे और ये मैथ्स क्लास के एनसीईआरटी के पैटर्न पर क्लास नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बेहतरीन हम 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। 15 कंसेप्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 आपके पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों का कंबाइन हमें 28 प्लस का स्कोर यहाँ पर कंबाइन करके मिलता है। तो तैयारी लाजवाब करनी है, तभी हमारा 25 प्लस या 28 कम से कम 25 मार्क्स तो अटेंड करना ही करना है अनिवार्यतः। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर आपने इसके पिछले क्लासेस नहीं देखा है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं 4 अंकों की बृहत्तम संख्या। 4 अंकों की बृहत्तम संख्या कौन होती है? 9999। 4 अंकों की बृहत्तम संख्या। और 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या कौन होती है? सभी लोग जानते हैं कितना होता है। 4 अंक की बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करना है। 1 2 3 कितने हो गए? 4 अंक हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिए, इन दोनों का योगफल पूछा जा रहा है। तो योगफल कर लेते हैं। 9 9 9 9 1 10, तो 10,999, अर्थात दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए साथियों, कोई भी डाउट हो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 अंकों की बृहत्तम सबसे बड़ी 9,999 और न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या होती है 1,000। इन दोनों का अभिष्ट योगफल कितना जाएगा? 10,999 आ जाएगा। अब बात करेंगे साथियों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न कह रहा है, सभी लोग नोट्स रफ पेन लेके नोट्स भी करते जाएंगे। यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 7,000 या 777 है तो सबसे बड़ा गुणज। देखिए यहाँ पे 7 के 3 लगातार गुणजों का योग जो है 777 है, 777 है। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ध्यानपूर्वक समझना है, सबसे छोटा गुणज कह रहा है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे? 777 -7 मल्टीप्लिकेशन 7 कितना करेंगे? ध्यानपूर्वक। कैसे इसका आपका हल करने का तरीका बताए दे रहे हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे तरीके को, क्योंकि तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजली भी तरीका है। देखिए योग कितना दिया गया है? 777। अब इसमें क्या करना है? -7 मल्टीप्लिकेशन 3/3 कर लेंगे, क्योंकि 3 लगातार गुणज पूछा जा रहा है। कितने? 7 के पूछा, तो -7 × 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 777 -7 × 3/3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 756/3 आएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बोर्ड माउस का रूल सभी को पता होगा, ठीक है। बोर्ड माउस का जो रूल है वो सभी को पता होगा कि ब्रैकेट ऑफ यानी फिर गुणा वाला, फिर डिवाइडेशन करना है तो गुणा वाला 7 × 21 कर लेंगे। अब बता है कि 777 में 21 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 756 आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है। जब 756 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो सभी लोग जानते हैं 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 252 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप लोग आसान तरीके से समझ पाएंगे और उतना जल्दी आप लोग क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। साथियों, तीसरा प्रश्न है, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, 99 है। क्या कह रहा प्रश्न? 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ये गुणज कौन कौन सा होगा ये आपको बताना है। 24 33 42, 32 33 34, 30 33 36 या इनमें से कोई नहीं। देखिए 3 के 3 क्रमागत गुणज, तो यहाँ पर समझिए 3 के मान लेना है कि 3 के क्रमागत 3 गुणज 3x, 3x धन 3, 3x धन 6 हैं। तब इनको क्या कर लेंगे? ठीक है, गुणज का क्या कह रहा है? योग। संख्याओं का जो योग है वह 99 है, यानी इन संख्याओं का योग कितना है? 99 के बराबर है। तो 3x, 3x धन 3, 3x धन 6 बराबर 99 कर लेंगे। इसके बाद इन टोटल योग कर लेंगे, 3 3 6 और x वाले
अलग कर लेते हैं और इनका अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। 3x, 3x धन 3, 3x धन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, समझने वाली बात यह है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अब देखिए इनका जब प्लस करेंगे हम, ठीक है, तो 3x कितना हुआ, 6x हुआ, और 6x 3x 9x हो जाएंगे, सभी लोग पता है। और 6 3 9 हो जाएंगे, तो 9 को हम 99 माइनस करेंगे तो हमारा 90 बचेगा। और जो ये 9x हैं, यानी 9x बराबर कितना आ गया साथियों, 90 क्या आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 90/9 हो जाएगा। तो 9 1 9, 9 10 हम 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, यानी कि 10 आ जाएगी। जब हमारी x की वैल्यू 10 आ गई, हमने क्या माना था, 3x, हमने पुट जो वैल्यू क्या माना था, 3x माना था, 3x धन 3 माना था, और 3x धन 6 माना था। यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, यानी कि मान रख लेंगे। x का मान कितना निकल के आया है, 10 निकल के आया है। इसमें करेंगे तो 10 त्याई 10 गुणे 3 कर लेंगे, हमारा 30 आ जाएगा। इसी प्रकार 3x धन 3 में भी करेंगे तो 30 धन 3 33 आ जाएगा। इसी प्रकार 30 धन 6 कितना आ जाएगा, 36 आएगा। 30 33 36, तो हमारा सी ऑप्शन जो है कि 3 की 3 क्रमांगत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज हमारे 30 33 36 हो जाएंगे। अब इनका टोटल योग कीजिए, आपका योग 99 ही आएगा। ठीक है, 30 3 90 और 6 3 9 99 आ गया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ये सारे लोग आप लोग नोट्स रफ में आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को आप लोगों ने दिल से ज़रूर लाइक किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का। साथियों, चौथा प्रश्न दिया गया है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है कौन सा होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज में हो, समझिएगा। देखिए 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड निकाल लेना है। कौन कौन से होंगे, 7 14 21 28 42 84 गुणनखंड। एलसीएम निकालेंगे तो सारा चीज़ आपको 84 के गुणनखंड आ जाएंगे। अब इनका कह रहा है योगफल, 7 14 21 28 42 84। ठीक है, अब इनका योगफल कह रहा है, तो योगफल टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 196 आ जाएगा। ठीक है, योगफल। अब ये प्रश्न कह रहा है कि सभी गुणनखंड जो 7 के गुणज हो वह कौन कौन से होंगे। अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 196 आ गई। अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या 196 दिया हुआ है सी ऑप्शन, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रफ में नोट कर लें, क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करें, सारे पूरा डिफिकेशन आपको सरल तरीके इजली लैंग्वेज में मिलेगा। जी हाँ, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड, देखिए यहाँ पर पूछा गया था 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग पूछा गया था, लेकिन यह पूछा गया था 7 के जो गुणज हो, यानी 7 के जो गुणज हो, 7 का भाग चला जाए, यह 7 के गुणे के रूप में हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, इस पर कंडीशन है कि आपको केवल गुणनखंडों का योगफल निकाल लेना है। चलिए 96 के गुणनखंड का योगफल निकाल लेते हैं। 2 का धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 त्याई होता है 96। इन टोटल का हमने ये सभी धनात्मक गुणनखंड है 96 के, इनका टोटल योग कर लेना है। और योग कितना आ जाएगा सभी को पता है, 252 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यही हमें गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं, अब आपको ध्यान देना है, क्यों क्या गलती करते हैं हम। देखिए हमने जो यहाँ पे पुट वैल्यू की थी वो हमें समझना है। क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चन फार्मूले पर होंगे। अब योग करेंगे तो कितना योग है, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8, 2 10 13 ही आएगा योग। लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अपने रफ में नोट करें, बहुत ही अच्छा सरल भाषा में फार्मूला है। a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस a इंटू बी की पावर q प्लस 1 अपान b माइनस 1 होता है। जहाँ पर a बराबर क्या आएगा, जो हमने वैल्यू वहाँ पे पुट क्या किया था, जो गुणनखंड 96 का हमने निकाला था
वो कितना आया था, ध्यानपूर्वक समझिए। समझना कैसे है कि 2⁵ इंटू 3⁵ आया था, ठीक है। इसी से हमारा ए बी और पी क्यू के मान निकलते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर हमारा जो ये होगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और पी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और b बराबर क्या आएगा, b बराबर हमारा 3 आएगा, और q बराबर जो इसकी घात होगी वही q आ जाएगी। तो q बराबर 1 आएगा। कैसे करेंगे, जब गुणनखंड निकालते उसके पूरे घातांक में लिख देते हैं। तो 2⁵ है तो a का मान 2 हो जाएगा और p का मान 5 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे गुणनखंड पर 3 पे चलते हैं, ये आएगा b का मान और इसकी जो घात होगी वही q का मान आ जाएगा। और इस फार्मूले पर आपको पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं। 2⁵ आएगा, -1/2 -1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 3⁵2 -1 अपान b का मान पूछा गया था। तो b का मान हमने यहाँ पे 3 निकाला था, 3 - 1 कर लेंगे बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 - 1 तो 1 ही आ जाएगा। 2⁵6 दिया गया है और -1 दे दिया गया है। तो 2⁵6 कितना होता है, 64 होता है, 64। 64 में 1 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा। और बटे में 1 करें, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 63 लिख देंगे। अब गुणे में क्या था, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो 3 - 1 बटे में 2 आएगा, और 3 की घाते 2, 9, 9 में घटाएंगे 8, यानी 8/2 आ जाएगा। तो 63 गुणे 8/2 हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कर सकते हैं, 2 चौको 8, 4, 63 का गुणा 4 से कीजिए, 252 अर्थात 252 हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं, फार्मूले को ध्यान में रखना है और वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल धन 25 और 30 का सबसे बड़ा चार गुणनखंड बराबर है, किसके बराबर है? 35, 37, 14, 21। हो सके तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, रब पर वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 21 और 49 के बीच 7 के गुणज कौन कौन से हैं? देखिए, सचोक 28, 7 × 35, सचंग 42, 3 गुणज हैं और इन तीनों गुणजों का योग कह रहा है। तो 28, 35, 42 का योग 105 आ जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। तो 7 के गुणजों का योगफल हमारा 105 आ गया। अब इसके बाद प्रश्न कह रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। देखिए, सार्वगुणनखंड क्या होता है? सार्वगुणनखंड मतलब होता है महत्तम समापवर्तक या मासा की बात कर रहे हैं। तो 25 और 30 का सार्वगुणनखंड क्या आएगा? जो दोनों में कट जाए। तो 5 × 25, 5 × 6 = 30, क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहलू वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू, इनका क्या कह रहा है यहाँ पे? इनका दोनों का भाग कर देना। यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पे भाग करना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं, वह भाग के दिए गए हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, योगफल भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। योगफल पूछा जाएगा तो हमारा जो पहली वैल्यू आई है 105 और मासा 5 आया, तो इसको प्लस कर देंगे। 105 + 5 करेंगे तो 110 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों पर यहाँ पे भाग पूछा गया था, मिसप्रिंट हुआ यहाँ पर, तो अगर भाग पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे? 105/5 कर देंगे। 5 × 5, 5 दूना 10 आएगा, 5 × 5 21 हमारा आंसर आएगा। अगर यहीं पर माइनस पूछा जाता, ठीक है, इन दोनों का योगफल और सबसे बड़ा सार गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस पूछा जाता तो 105 - 5 करते हमारा 100 आंसर आ जाता। या गुणे के रूप में पूछा जाता तो यहाँ पर हम क्या कर लेते? 105 × 5 कर लेते, तो हमारा क्या आंसर आ जाता? 5 × 25, 5 × 5, ठीक है, कितना आ जाता? 525 हमारा आंसर हो जाता। तो यह है पूरा आपका सॉल्यूशन, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक समझिएगा। 7वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। किसके? 210 के धनात्मक गुणनखंडों का। ऐसा प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस प्रकार से? देखिए, 210 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। अर्थात यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे
अब यही गलती कर देते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में गलती कर दिया था। अब ये क्या कह रहा है, धनात्मक गुणनखंड पूछ रहा है, इसके लिए फार्मूला होगा, ये भी आपको ध्यान देना। फार्मूला क्या है हमने बताया था, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 210 का पहले हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, सभी की पावर 1 में है, तो a बराबर 2 और p बराबर 1, b बराबर 3 और q बराबर 1। इसी प्रकार अगली संख्या भी आपकी वही सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर अगली संख्या करते हैं, c करते हैं, तो c बराबर 5 आ जाएगा, और वही फिर p की वैल्यू 1 ही रहेगी, और d की वैल्यू 7 आएगी, q की वैल्यू 1 ही रहेगी। इसी प्रकार कर लेना। और फार्मूले पे हमारा क्या है, सभी लोग जानते हैं, a की पावर p प्लस 1 इंटू a माइनस 1, और यहाँ पर भी क्या होता है, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 इंटू b की पावर q प्लस 1 अपान b माइनस 1। इसी प्रकार आगे आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये आपका डेडेस्ट फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम वैल्यू क्या लिख देंगे, वैल्यू आपने पहले बता चुका था कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। यहाँ पर वैल्यू आएगी a बराबर 2, p बराबर 1, p बराबर 3, q बराबर 1। जो pq होता है वह घातांक होती है, और ये भी आपके आधार होते हैं। c बराबर 5 कर लेंगे, और यहाँ पर p बराबर 1 और d बराबर 7, q बराबर 1 आएगा। ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आपको पुट कर देना है। जैसे आप लोग पुट करेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1 अपान 1 ही रहेगा, 3 की पावर 2 माइनस 1 अपान 2, मल्टीप्लिकेशन 5 की 2 माइनस 4 आएगा, मल्टीप्लिकेशन 7 की पावर 2 माइनस 1 अपान 6। देखिए रफ में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा डायरेक्टली, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं कि हम सारे एक साथ लिख सकें। अब इसका सोल्यूशन सभी लोग कहते हैं 2 दूनी 4, एक 4 में 1 जाएगा, तो 3 बचेगा, 3/1 को हम 3 ही लिखेंगे, गुणे, ठीक है। 3 गुणे 3 करेंगे, 3 इकाई 9, 9 में 1 गया, 8/2 आएगा, 8/2 को हम 4 में लिख सकते हैं, गुणे 5 25, 25 में 1 गएगा 24, 24/4 है, 24/4 को हम कैसे काट सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, 4 6 24, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे, गुणे 7 की पावर 2 माइनस 1, 7 7 49 में गएगा 48/6, तो 6 8 अच्छंग 48 होता है, 6 8, तो यहाँ पर 8 कर देंगे। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू जैसे टोटल कर लीजिएगा, इनको कितना आएगा, सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक टोटल वैल्यू करें। 4 3 12, या हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल गुणा करेंगे तो 576 आ जाएगा। 576 केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंसर की बात कर रहे हैं, जो हमारे डी ऑप्शन पर ऑलरेडी दिया गया है। कुछ क्वेश्चन बड़े भी लिए गए हैं, डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको इजीली नहीं मिलेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट भी करेंगे। अब देखिए 8वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल उसी टाइप से करना है जिसके हमने पहले प्रश्न किया था। देखिए फार्मूला बता देता हूँ और गुणनखंड बता देता हूँ, ये आपको करना है। गुणनखंड क्या है आपको ध्यानपूर्वक समझिए। 100 के गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, यानी 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पर बता देता हूँ, a बराबर 2 आएगा, b बराबर 5 आएगा, p बराबर क्या आएगा 2 आएगा, और q बराबर भी आपका 2 आएगा। ये वैल्यू लिख लीजिए, और फार्मूले किस पे पुट करना है, सभी लोग जानते हैं, a की पावर p प्लस 1 माइनस अपान a माइनस 1 इंटू b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1। इस फार्मूले पे आपको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट में बताना भी है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 2020 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है। यह संख्या निम्न के बराबर होगी, यानी 30.3 मिलियन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यह आपको प्रश्न दिया गया है। देखिए हम समझते हैं पहले, 30.3 मिलियन बराबर किसके होगा, ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ कितने होगा, सभी लोग ध्यान, 3 करोड़ 3 लाख की बात कर रहे हैं, या 30 लाख की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए 1 मिलियन होता है 10 लाख का, यहाँ पे 30 लाख दिया गया है, तो 30 लाख 30.3 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझ गया होगा कि मिलियन होता है 10 लाख का, और यहाँ पे 3 करोड़ है तो 30 मिलियन हो जाएगा, इसलिए 30.3 दिया गया है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, यदि 30,028 में 28 इकाई धन, 28,000 धन दहाई, तब रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा गया है, रिक्त स्थान दहाई पर यहाँ पे दिया गया है, तो दहाई में कौन सा आपका रिक्त स्थान है कि हमें बताना है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, रिक्त स्थान कहाँ पर दिया गया है, ये भी समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो दहाई के पहले रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद ठीक है दहाई यानी सैकड़े पर हमें बताना, हजार दिया गया है लेकिन यहाँ पर क्या है, सैकड़ा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सैकड़ा वाला हमें स्थान बताना है, 200, 280, 28, 128। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 30,028 दिया गया है। ठीक है, तो सैकड़ा वाला हमारा कैसे आएगा, देखिए माना रिक्त स्थान पर x है, तब हम क्या करेंगे, 30,028 कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 आता है, तो 28 यहाँ पे इकाई होगा, 28,000, x दहाई कर लेंगे, दहाई का मान निकालना है। ठीक है, अब दहाई का मान x निकाल लेंगे, वैसे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर कुछ डिफिकल्ट आ रहा है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम x की जगह दहाई मान लेंगे, इसके बाद 28 गुणे 1, 28, दहाई की जगह हम 1,000 लिखेंगे, और यहाँ पे धन x गुणे यहाँ पे 10 कर देंगे, क्योंकि दहाई में यहाँ पे क्या 10 होता है, और सभी को पता है यहाँ पे सैकड़े में यहाँ पे हजार में 1,000 होगा। अब यहाँ पे 10x बराबर 3,028 हो जाएगा, माइनस 28 धन 28,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है, 30,028 माइनस 28,028, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा, 2,000, तो 2,000 बटे 10 बराबर 200 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, फटाफट कमेंट करें, ये आपका सोल्यूशन है, नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, यदि 112 इकाई धन 12,000 बराबर 11,012 दहाई है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा। सभी लोग समझिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम पर पूछे गए हैं। देखिए मान लेना रिक्त स्थान पर x आएगा, ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं पुट करना है। ठीक है, तो 112 इकाई धन 12,000 बराबर 110 12 धन x दहाई, यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, बराबर दिया गया है, दहाई यहाँ पे नहीं दिया गया है, वही हमें वैल्यू निकालना है। तो 112 गुणे 1 धन 12 कर लेंगे, गुणे 1,000 कर लेंगे, बराबर 11,012 आ जाएगा। तो x गुणे 10 कर लेंगे। अब यहाँ पे समझ, x गुणे 10 क्योंकि दहाई हमारा 10 का होता है और यही निकालना है, x हमने माना था। ठीक है, तो 112 धन 1200 आ जाएगा, बराबर 11,12 गुणे 10x आ जाएगा। तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 11,12 धन 12 112, टोटल वैल्यू 1100 आ जाएगी। ठीक है, और 1100 बटे सभी को पता है जब 10x बराबर 1100 दिया गया है तो x बराबर बटे 10 आएगा, जीरो कट जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आएगी, 110 आ जाएगी, यानी 110 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 दहाई, दहाई के पहले कौन आएगा, 110 आएगा। अब अगला प्रश्न दिया है कि 10,000 10,100 धन 10 दहाई बराबर है। देखिए 10,000, पहले हमें 10,000 लिखना है, तो ऐसे हम लिखेंगे, ये 10,000 हो गया, 3 जीरो होते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। 10,100 लिखा गया है तो 10 लिखेंगे और फिर 100 में 2 जीरो होते हैं, फिर 10 दहाई लिखा गया है। ठीक है, तो 10 दहाई हम ऐसे लिख देंगे। अब इनका क्या करेंगे, वैल्यू को टोटल कर लेंगे, तो 0 0 0 1 1 आ जाएगा, तो 1 1 0 0
कि ठीक है दिया गया कि 1110 आ जाएगा। कैसे 1111 आएगा, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 10,000, 10,100 और ये 10 दहाई, यहाँ पे 10 दहाई दिया गया है। 10 दहाई मतलब सैकड़ा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 4 शून्य आएंगी, फिर आपका 3 शून्य आएंगी, फिर आपका 2 शून्य आएंगे। ऐसे में आपका ये 1111 और 00 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग समझिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा डिफिकेशन आपके सोल्यूशन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों 10 दहाई धन 11 सैकड़ा धन 12 इकाई बराबर है। देखिए 10 दहाई और 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर होगा, यही समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारा 12 12 के बराबर होगा। अब कैसे होगा, देखिए 10 दहाई मतलब 10 गुणे 10 कर लेंगे, 11 सैकड़ा यानी 11 गुणे 100 कर लेंगे, 12 इकाई यानी 12 गुणा 21 करेंगे, सेम ही आएगा। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो 100, 1100 और 1200, तो 1100 और 100 को 1200, 1212 आ जाएगा। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 10 दहाई सभी लोग जानते हैं, 10 गुणे 10 करेंगे 100 आ जाएगा। 11 सैकड़ा 11 गुणे सैकड़ा से करेंगे तो 1100 आ जाएगा। 12 इकाई सेम रहेगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 12 आंसर आप आ जाएगा। चलिए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, 14 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आंसर जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना और समझकर उसका सलूशन निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एग्जाम पर पता नहीं कोई भी आपका आंसर ये जान लेंगे, लेकिन संख्याएं ठीक है सिचुएशन बदल दिए जा सकते हैं एग्जाम पर। देखिए जैसे इस प्रश्न पर पूछा जा रहा है 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ 11 सैकड़े बराबर हैं। अब देखिए 11 सैकड़ा यानी 1100, 11 दहाई मतलब दहाई में 1 0 110, 11 इकाई मतलब 11, इन तीनों को प्लस कर लीजिए 1 1 1 2, ठीक है, और 1 1 2 1, तो क्या आ गया 12 21 आ रहा है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा आपका सोल्यूशन डिफिकेशन लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझा कर आपके समझ में आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 509 और 3028 का योग क्या होगा, तो पहले हम अंक में लिख लेंगे 509 और 3028 ऐसे लिखा जाएगा। इनका टोटल योग पूछा जा रहा है, तो 8 9 होता है 17 और 2 1 3 5 3 35 37, किस ऑप्शन में दिया गया है, आप देखेंगे बी ऑप्शन में दिया गया है। तो साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके क्लास नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें मैंने 15 प्रैक्टिस सेट किए। ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी क्लासेस के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए, पेडागोजी क्लासेस के लिए, बाल विकास के लिए चैनल को ज्वाइन करें। और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी दोस्तों आपके सिलेबस NCERT के पैटर्न पर चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।